डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन, उसकी क्लास चल रही है इस समय। उसके अगले लेक्चर्स में आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मोल्स। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, जिसमें हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता के बारे में पढ़ा चुके हैं हम। इसके अलावा हमने वहाँ बिलियन का क्लासिफिकेशन भी कराया, वर्गीकरण भी कराया। हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि विलियन 9 टाइप का है, वहाँ पे वो किस तरह होता है। उसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सॉल्यूशन के चैप्टर में हम अगला लेक्चर्स लेके आए हैं, जिसका टॉपिक हमारा होगा मोल्स। तो मोल्स के बारे में आज हम सीखेंगे। मोल्स का मतलब होता है किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या। जैसे मान लो एग्जाम्पली हम एक विलयन बना रहे हैं जिसमें ग्लूकोज और पानी है। हमने पानी में ग्लूकोज मिला दिया है, तो हमें ये बताना होगा कि ग्लूकोज का उस विलयन में कितना अंश है और पानी का कितना अंश है। हम अलग अलग उनके मोल्स ज्ञात कर सकते हैं। मोल्स को एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज। तो आइए हम शुरू करते हैं मोल्स। मोल्स को हम मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी अवयव का मोल अंश, किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। आप लोगों की बात समझ में आई होगी। मोल अंश, मोल प्रभाज कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसी को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर हम देखें तो किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहा जाता है। किसी अवयव का अगर मोल अंश है, उस अवयव के मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोल अंश कहा जाता है। इसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। आप इसको देखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन में जो हमारा अवयव यहाँ पे दिया हुआ है, अवयव का मतलब होता है कि उस विलयन में मिलाए गए पदार्थ। जैसे मान लो एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम एक विलयन देखें जिसमें चीनी और पानी मिला हुआ है, और उस चीनी और पानी के विलयन में अगर आप देखें, चीनी प्लस पानी का एक विलयन है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 2 अवयव है, एक चीनी अवयव है, दूसरा पानी अवयव है। और ऐसे विलयन को कहा जाता है द्विअंगी विलयन। ऐसे
जो विलयन है हमारे वो कहलाते हैं द्विअंगी विलयन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दो अंग प्रेजेंट है, एक चीनी है दूसरा पानी। अब हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मोल अंश को काई से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं काई से प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो मोल अंश होता है उसको हम काई से व्यक्त करते हैं। कुछ जगह पर आपको इसको x के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये वैसे काई शब्द होता है, इसको काई बोलते हैं, लेकिन ये अक्सर x के रूप में लिखा जाता है। तो मोल अंश का हमने डेफिनेशंस पढ़ ली। किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास पानी, उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, एग्जाम्पल इसका देखें, तो हमारे पास मान लो दो अवयव है, एक ए है और दूसरा हमारे पास मान लो बी है। हमारे पास जो विलयन है उसका नाम है ए बी विलयन। आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो विलयन है वो ए पी विलयन है। तो इसमें जो एक अवयव हमारा है वो ए है, ए अवयव, और दूसरा जो अवयव है वो हमारा है बी अवयव। ठीक है, एक अवयव हमारा जो है वो ए अवयव है, दूसरा अवयव बी है। जैसे मान लो हमें अवयव ए का मोल अंश निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? काई ए इक्वल टू, मतलब हम ए का मोल अंश निकाल रहे हैं, ए अवयव का मोल अंश निकाल रहे हैं, तो फिर जब ए अवयव का मोल अंश निकालेंगे तो इस ए अवयव के मोलों की संख्या ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए अवयव के मोलों की संख्या बटे, देखो हमने डेफिनेशंस में बताया था कि किसी अवयव का अगर आपको मोल अंश निकालना है तो उस अवयव के मोलों की संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे मोल अंश किसका निकाल रहे हैं? ए का मोल अंश यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ए अवयव के जो है मोल अंश लिखने पड़ेंगे। जब हम ए अवयव का यहाँ मोल अंश लिखेंगे और अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अनुपात होता है किसके? लिखा है मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। अपॉन में हो जाएगा हमारा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए तथा बी अवयव के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या मतलब एक्स ए, अगर आप ए का मोल अंश निकाल रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा ए अवयव के मोलों की संख्या बटे ए तथा बी अवयव के कुल मोलों की संख्या, जिसको हम कह देते हैं विलयन कह देते हैं, क्योंकि विलयन किससे बना है? ए और बी से मिलके। ए अवयव और बी अवयव जब मिलेंगे तभी विलयन बनेगा। तो ए के मोल और बी के कुल मोल, इन दोनों के मोलों को जोड़ लेंगे, वो हो जाएगा हमारे विलयन के कुल मोल। इसको हम एक सूत्र के माध्यम से बनाएंगे संक्षिप्त रूप में। तो एक्स ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए अवयव के मोलों की संख्या हो जाती है एन ए मान लेंगे, ए के मोल, एन को हम मतलब मोल को हम एन से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, मतलब ए अवयव के मोल अंश, ए अवयव के मोल एंड बी अवयव के मोल। यहाँ पे एन ए अवयव के मोल, यहाँ हो जाएगा बटे में ए अवयव के मोल प्लस बी अवयव के मोल। अब ये देखो, अगर आप देखोगे कि जो ए का मोल अंश है वो इस ए के मोल और विलयन के कुल मोल एन ए प्लस एन बी यानी विलयन के कुल मोल के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं मोल अंश। आप समझ चुके होंगे, एक ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तब काम करेगा जब ए के मोल में दिए हो, मोल में दी हुई वैल्यू हो। अगर इसमें कभी कभी क्या होता है, अधिकांश जो न्यूमेरिकल कराए जाते हैं उसमें ये मोल लिख के नहीं आता,
उसमें ब्ले की मात्रा ग्राम में दी हुई होती है, ब्लैक की मात्रा भी ग्राम में दी हुई होती है। तो उसको हम एक दूसरे सूत्र को इस इशू और दूसरे सूत्र में चेंज कर लेते हैं, वो हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एक्स ए बराबर, जैसे ये एन ए है, ए के मोल है, तो इसको हम लिख लेते हैं W2 अपॉन M2। ये जो ब्ले होता है ना, ये ए जो हमारा है वो ब्ले है, तो उसको हम W2 से व्यक्त करते हैं ब्ले को, और ये उसका अणुभार हो जाता है M2। यहाँ ये एन ए जो है वो ये भी हमारा हो जाएगा W2 अपॉन M2 प्लस, अब बी देखोगे, बी को अगर हमने ब्लायक माना है, इस बी अवयव को अगर हम ब्लायक मान लें और इस ए अवयव को हम ब्ले मान लें, तो हमारा जो फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो इसको हम W1 मानेंगे ब्लायक को, और ये W1 का मतलब अणुभार का जो है, और ब्लायक का जो है अणुभार हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो जब भी हमारी मोल में दी हुई वैल्यू होगी तो हम x का इस वाले सूत्र से मोलंश निकाल लेंगे ए का, और अगर हमारा जो पदार्थ की जो ब्ले की मात्रा है वो जब ग्राम में दी हुई होगी तो हम इस वाले सूत्र से निकाल लेंगे। यहाँ अगर देखोगे तो जो W2 है वो हमारा ब्ले की मात्रा है, या M2 जो है वो ब्ले का अणुभार है, या W2 है जो ब्ले की मात्रा है, और M2 है वो ब्ले का अणुभार है, W1 है वो ब्लैक का अणुभार है, ब्लैक की मात्रा है ग्राम में, और ये M1 है ब्लैक का अणुभार है। ये ग्राम में मात्रा है W1 ब्लैक की, और ये ब्लैक का अणुभार है। जैसे मान लो आप पहले से जानते हो, क्योंकि मोलों की संख्या जो होती है, मोल जो होते हैं n, वो किसके बराबर होते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे उसके अणुभार के बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, n की जगह पे सिर्फ W2 अपॉन M2 कर लिया है, हमने W1 अपॉन n, क्योंकि W अपॉन n वो होती है n के बराबर होती है, तो n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन m भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान ये रखना है कि दोनों मात्राएं जो होती हैं हमारी वो किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। एक तो हमारा ए के लिए ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इसको अभी तक नोट करेंगे आप, उसके बाद हम इस अवयव बी के लिए सूत्र बनाएंगे, नोट करेंगे। देखिए बच्चों, अभी हमने ये ए अवयव के लिए मोलंश निकाले, ऐसे ही हम बी अवयव के लिए मोलंश निकालेंगे, यानी काई बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मैंने बताया था ना, जिसका मोलंश आप निकाल रहे हो उसके अवयव ऊपर रखेंगे उस अवयव के मोलंश, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अवयव के मोलंश, बी अवयव के मोल, मोलंश नहीं होगा, ये मोल होगा केवल, यहाँ पे होगा ए अवयव के मोल, ए अवयव के मोल, और प्लस में हो जाएगा बी अवयव के मोल। तो हमारा एक्स भी क्या हो गया, एक्स भी जब हम निकालेंगे मतलब काई भी कह सकते हैं इसको, एक्स भी कह देते हैं, एक्स भी कह देते हैं। तो एक्स भी जो है हमारा, या काई भी है, वो क्या है, बी अवयव के मोल बटे ए अवयव के मोल अपॉन ए अवयव के मोल प्लस बी अवयव के मोल। इसको हम सूत्र के द्वारा लिख लेते हैं, सूत्र के माध्यम से, काई भी इक्वल टू बी अवयव के मोल यानी एन बी हो जाएगा, बटे ए अवयव के मोल मतलब एन ए हो जाएगा, प्लस बी अवयव के मोल मतलब एन बी हो जाएगा। अब इसको जब ये मोल में दिए हुए होते हैं तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, यानी एन बी मतलब बी के मोल, एन ए मतलब ए के मोल, प्लस एन बी मतलब बी के मोल, बी अवयव के मोल। इसको हम दूसरे टाइप से, आप जानते हो जब ये मात्रा पदार्थ की ग्राम में दी हुई होती है तो आप जानते हो, पोल में आप ऑलरेडी बता चुके हो, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं काई भी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एन बी मतलब और W1 अपॉन M1, क्योंकि इसको हमने ब्लैक माना है तो ब्लैक को हम क्या मानते हैं, ब्लैक को हम मानते हैं W1 मानते हैं, और ये हो जाएगा हमारा W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। तो इस तरह जो है हमारे दोनों के लिए फॉर्मूले बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो अगर आप ए और बी यहाँ माना है हमने सॉल्यूशन,
आप एग्जाम्पल ही अगर इनको मान लो, आप मानते हो कि शुगर है, यहाँ पे चीनी है और प्लस पानी का विलियन बनाया गया है, तो मान लो आप ए की जगह पर शुगर को रख लो और बी की जगह पर वाटर को रख लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्ले क्या हो जाएगा, शुगर, और ब्लैक क्या हो जाएगा, वाटर। तो हम जब एक्स ए, अब ये वाला जो फॉर्मूला है मान लो इस जगह पर हम यहाँ पे हम शुगर पुटअप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शुगर पुटअप कर दिया। इसका मतलब है शुगर का मोल अंश हो गया, और यहाँ पे शुगर के मोल, और यहाँ शुगर के मोल प्लस शुगर के यहाँ पानी के मोल हो जाएंगे, और ये पानी के मोल हो जाएंगे। ऐसे इसको लिख लेंगे, शुगर की ग्राम में मात्रा बटे शुगर का अणुभार हो जाएगा, शुगर की ग्राम में मात्रा बटे शुगर का अणुभार हो जाएगा। यहाँ पर पानी की ग्राम में मात्रा बटे पानी का अणुभार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा, ए को हमने मान लो, ए और बी अभी हमने लिखा था, तो ए को हमने माना है शुगर, चीनी माना है, और बी को हमने माना है वाटर यानी पानी माना है। तो ऐसे ही हम शुगर के और वाटर के अलग अलग मोल्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा शुगर के मोल्स के लिए हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा वाटर के मोल्स के लिए हो जाएगा। जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पे शुगर आ जाएगा, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे वाटर आ जाएगा। इस तरह हम कोई भी यौगिक बोल सकते हैं पानी में, उसका विलयन बना सकते हैं और उसका मोल्स ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूले अब तक नोट करेंगे। देखिए, हमने अभी मोल्स पढ़ा, मोल्स की डेफिनेशंस की, और उसके कुछ हमने सूत्र भी डेरिव किए, हमने सूत्र भी बनाए, जिससे हम ब्ले की मात्रा के मोल्स एवं ब्लैक की मात्रा के मोल्स ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पे, और उस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम दोनों ही अवयवों के मोल्स निकालना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मोल्स हमेशा ध्यान रखना, जब आप दोनों अवयव के मोल्स निकालेंगे तो उनकी मात्रा लगभग एक होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी दोनों किसी भी विलियन के मोल्स, किसी भी बिलियन के कुल मोल्स, यानी अवयव के मोल है, एक अवयव का मोल्स होगा, दूसरे अवयव का मोल्स निकल के आएगा, दोनों को आप जोड़ोगे ना तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग एक होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मोल्स जो होता है किसी विलियन का वो एक से एक ही होता है, मतलब वन ही होता है, वन से ज़्यादा नहीं होता। तो हम इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मोल्स, सबसे पहले हम NaOH का मोल्स निकालेंगे। सवाल हमारा है 2 मोल NaOH को हमारा जो सवाल है वो है 2 मोल NaOH को 4 मोल जल में घुला गया। NaOH तथा जल के मोल्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मोल्स NaOH का निकालेंगे। यहाँ लिख लेंगे NaOH का मोल्स बराबर, जब हम NaOH का मोल्स होगा हमारा वो होगा इकाई NaOH हो जाएगा, और इसको हम हल करेंगे NaOH बटे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, हमें जिस अवयव का मोल्स निकालना है उसके हमें मोल ऊपर लिखने हैं, नीचे हो जाएगा NaOH प्लस H2, क्योंकि दूसरा अवयव जो हमारा है वो जल है, क्योंकि 2 मोल NaOH को 4 मोल जल में घोला गया है। तो इनकी वैल्यू रख लेंगे। NaOH के कितने मोल दिए हैं, 2 मोल, तो 2 लिख लो, बटे NaOH के कितने हैं 2, प्लस H2 के कितने मोल दिए हुए हैं 4 मोल दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 4 और 2 6 हो जाएगा। अगर आप 6 कॉल करते हो तो 2 का 20 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के बिंदी बढ़ानी पड़ेगी, तो 6 दूनी 6 तियाँ 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर 6 तियाँ 18, यानी इतना ही आता रहेगा, 0.33 आता रहेगा। अब हमें इसका निकाल लिया, हमने NaOH का इस तरह मोल्स ज्ञात कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि NaOH का अगर हमें मोल्स निकालना है तो हमें NaOH के मोल ऊपर लिखने पड़ेंगे। N यहाँ पे है क्या है, नंबर ऑफ मोल, और ये N क्या है, NaOH के नंबर ऑफ मोल प्लस H2 के नंबर ऑफ मोल। तो हमने क्या किया, NaOH के नंबर ऑफ मोल कितने, मोलों की संख्या NaOH की 2 है ना, जल की मोलों की संख्या कितनी है 4 है, तो वो हमने लिख लिया 2/2 प्लस 4 कर लिया, इनको जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.33 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही हमें H2 के मोल्स निकालने हैं, तो
H2O का मूल अंश, इसको व्यक्त करते हैं काई H2O से। क्या हो जाएगा, तो जिसका मूल अंश निकाल रहे हैं वो ऊपर रखना ही है NH2O, ठीक है। और बटे में हो जाएगा हमारा NaOH प्लस NH2O हो जाएगा, ठीक है ना। ये H2O का मूल अंश निकालेंगे तो इसको हम मानेंगे काई H2O बराबर H2O के मोल अपॉन NaOH के मोल और प्लस H2O, क्योंकि नीचे बिलियन के मोल है तो दोनों के मोल रहेंगे। इसको आगे देखेंगे तो NH2O नंबर ऑफ मोल कितने हैं H2O के, वो 4 है, देखो 4 है, बटे NaOH के कितने हैं 2 और प्लस H2O कितने हैं 4, इनको जोड़ेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 4/6 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा, बिंदी बढ़ेगी 6 36, फिर 4 बचेंगे, फिर 6 36, फिर 6 36, मतलब ये कितना आता रहेगा 6 आता रहेगा। तो इसको हम मान लेंगे 0.667 मान लेंगे, 0.667 मान लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 0.667, ठीक है। तो हमारा जो NaOH है उसकी कितना मूल अंश आ गया 0.33 निकल के आ गया, और जो हमारा H2O है उसका मूल अंश 0.67 निकल के आ गया। मैंने आपको बताया था कि दोनों के मूल अंश जोड़ने के बाद में 1 आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अभी हमने देखा NaOH का जो मूल अंश निकल के आया वो था हमारा कितना था 0.333 था, और जो हमारा H2O का मूल अंश निकल के आया वो था 0.667 था। आप इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, देखो 0.667 एंड 0.333, तो 3 10 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 की बिंदी हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 की बिंदी हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 की बिंदी हासिल 1, और 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 आ गया, ये मतलब 1 आ गया। कहने का मतलब है जब दोनों के मूल अंश आप जोड़ोगे तो संख्या कितनी आनी चाहिए 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा आती है या 1 से ज़्यादा कम आती है, जैसे मान लो 0.8 के करीब आ रही है तो गलत है, 1 आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये मूल अंश का सवाल समझ में आया होगा। ऐसे हम दो मूल अंश के सवाल होंगे वो आपको करने के लिए देंगे, आप उसको करिए और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताइए सॉल्व करके। आइए इसको पहले उतार लेंगे, उसके बाद हम 2 प्रश्न आपको देते हैं हल करने के लिए। देखिए बच्चों, अगला सवाल जो हमने मूल अंश का लिया है उसमें आप देख रहे हो पदार्थ की जो मात्रा है, जैसे कि 4 ग्राम NaOH, पहले NaOH को हमने मूल में लिया था, अब उसी NaOH को हम ग्राम में ले रहे हैं। तो जब ग्राम में दी हुई वैल्यू होती है तो हमारा जो सूत्र है वो दूसरा फॉर्मूला है उससे हम निकालते हैं। जैसे मान लो इसको हम जब दूसरे सूत्र से निकालेंगे तो वो हो जाएगा कुछ ये वाला, जैसे मान लो NaOH का मूल अंश, NaOH का जो मूल अंश है तो उसको हम XA से यानी काई NaOH से व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा स्मॉल w मतलब W2 अपॉन M2 बटे W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। ये वाला फॉर्मूला जो है इस वाले सूत्र से हम हल करेंगे, क्योंकि ग्राम में दी हुई है तो वो W ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पर W2 जो है वो ब्ले की मात्रा है, यानी NaOH की मात्रा हो जाएगी। तो NaOH की मात्रा कितनी है 4, और बच्चों NaOH का जो अठवार होता है वो 40 होता है, यहाँ भी हो जाएगा 4/40 हो जाएगा, प्लस W1 यानी ब्लायक जो कि 90 ग्राम है, 90 ग्राम जल में बोला गया है, और इसका जो अठवार होता है वो 18 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.1 आ जाएगा, और ये 18 पंजे 90 आ जाएगा। देखो बच्चों इसको ऊपर लिख लेंगे 0.1 लिख लेंगे, और अपॉन में हमारा आएगा 5.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 1 में 51 का भाग दे देंगे, तो 0 पॉइंट भाग जाएगा नहीं, 10 हो जाएगा, फिर 0, फिर अब भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा,
एक बार जाएगा यानी 51 51 एकम 51। अब कितने बचेंगे? 49 बचेंगे। यहाँ पे क्या लगा लेंगे? बिंदी लगा लेंगे। जब बिंदी लगाएंगे तो ये 4 तो 90 हो जाएगा, 5 में 45, 9 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 0.0195 आ जाएगा। ये हमारा इसका मोलेंस निकल के आ गया, NaOH का मोलेंस निकल के आ गया। जल का मोलेंस निकालना एक तरीका होता है, जल का मोलेंस निकालोगे तो H2O का मोल अंश अगर आपको निकालना है तो एक और तरीका है कि आप H2O इक्वल टू, यानी एक में से आप क्या करें, NaOH का मोलेंस घटा दें 0.0195, आप माइनस कर दें तो आपको H2O का मोलेंस यहाँ पे मिल जाएगा। देखो एक में से आपको क्या माइनस करना है, 0.00195 यानी 0 देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 9 हो जाएगा, 0.998 आ जाएगा, 0.998 आ जाएगा। 10 में से 5 5, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9 में से 1 गया, 8 बचे, यहाँ 9, यहाँ भी 9, और 0.998, तो इसका आएगा 0.998। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो ये 0.00195 यानी 59999। ठीक है, एक लगभग जो है समथिंग एक होता है, लगभग एक होता है, कहने का मतलब ये हमारा आंसर जो है वो सही है। तो हमने यहाँ दोनों के मोलेंस निकाल लिए। NaOH का एक मोलेंस हमारा निकल के है 0.0195, और जो हमारा H2O का मोलेंस है वो 0.998 है। ये भी एक तरीका होता है मोलेंस को निकालने का। इसको हम हटा देते हैं और बाकी का जो है आप नोट कर लेंगे इस सवाल को। यानी बच्चों, आपको हमने अभी मोलेंस के जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह कराए, तो उसको करने के बाद हमने कुछ एक्सरसाइज दे रखा है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। 2 मोल ग्लूकोज को 8 मोल जल में बनाया गया, ग्लूकोज के मोलेंस, ग्लूकोज एवं जल के मोलेंस ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ग्लूकोज का मोलेंस भी निकालना है और जल का मोलेंस भी निकालना है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की जो मात्रा है वो मोल में दे रखी है। ये वाला दूसरा है, 6 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल में घोला गया, यूरिया एवं जल के मोलेंस की गणना कीजिए। ये 2 सवाल आप करके इनके आंसर जो है वो हमें कमेंट में बताएंगे, और ये हल करने की कोशिश करेंगे रियल, और हमें कमेंट में ज़रूर इसके आंसर बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आपने किन किन लोगों ने इन सवालों को सही हल किया है, कौन कौन सीख रहा है। धन्यवाद। आज का लेक्चर जो हमारा यहीं पे खत्म होता है।